आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलरली रिवाइज कर रहे होंगे। क्लास 10th के लिए जो हमने ग्रामर सीरीज शुरू की थी, इसमें हमने पहला टॉपिक लिया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका आज आखिरी जो है लेक्चर है, इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच खत्म हो जाएगा। आज हम पूरा फिनिश करने वाले हैं, तो आज आखिरी क्लास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आखिरी क्लास है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरा चैप्टर आपका। मैंने शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी पढ़ाया है उससे बाहर कोई रूल आपसे नहीं पूछेगा, कोई नियम नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। इतना ही आपको पढ़ना, एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस नहीं। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम के अंदर पूरा में पूरा आप करके आएंगे, गारंटी है मेरी ये। बस आप इतना जितना मैंने कराया पूरा कर लीजिएगा। आज का पूरा लेक्चर लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि आज आखिरी टाइप का सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं और यहीं पे खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। देखिएगा आज का टॉपिक क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। आज के इस पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि विस्मय सूचक वाक्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आखिर क्या होता है, और ना सिर्फ इसका नियम पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस में कैसे इसकी क्या डिफिनेशन होगी, कैसे सेंटेंस की पहचान करेंगे कि ये विस्मय सूचक वाक्य है। और उसके बाद इतना जान लेंगे तो हम जानेंगे कि इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के नियम क्या हैं। नियम को जानने के बाद उस नियम पे सारी प्रैक्टिस कर डालेंगे और तब जाके ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, सभी टाइप के सेंटेंस खत्म हो जाएंगे। टाइप 5 हमने लिया है आज, पांचवा जो टाइप मैंने बताया था यही था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और यही आखिरी क्लास है। हमने एक थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी। मैंने आपको बताया था सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अंग्रेजी में 5 टाइप के, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा अगर ग्राफिकली इसको हम बनाएं तो हम कहेंगे पहला टाइप जो आपका क्या था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ये आपका पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप आपका होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य ये आपका टाइप 3 था। इसी तरह चौथा टाइप एक होता है जिसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। और ये लास्ट में जाके पांचवा टाइप आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य ये आपका आखिरी है। तो अगर बात करें तो यहाँ हमने पहला टाइप दिया है असर्टिव सेंटेंस, हम इसको पूरा करा चुके हैं, अच्छे से पढ़ा चुके हैं 3 से 4 क्लास के अंदर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी मैंने 5 से 6 क्लासेस में आपको पूरा कराया हुआ है। साथ में इंपेरेटिव सेंटेंस की 2-3 क्लासेस आई हैं और इसको भी हमने अच्छे से कवर किया है, इस पूरे पोर्शन को। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसके ठीक आज के ठीक पहले की क्लास जो है उसमें हमने पूरा ऑप्टेटिव सेंटेंस पे चर्चा किया था और पूरा कराया था टाइप 4 पे। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं टाइप 5 है, लास्ट टाइप का सेंटेंस है जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और यहाँ पे इसको भी पढ़ लेंगे तो नियम पूरा हो जाएगा। तो आज इसी 5वें टाइप को हमने लिया है, आप हेडिंग दे सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। तो ये मैंने रिकॉल कराया है आपको कि यहाँ से ये सिलेबस है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। इतनी चीजें पूरी हो जाती हैं तो ये चैप्टर पूरा हो जाता है। तो हमने लगभग पूरा कर लिया। आज की क्लास में लास्ट टॉपिक पूरा हो जाएगा और ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि विस्मय सूचक वाक्य क्या होते हैं। अब जानेंगे विस्मय सूचक वाक्य क्या है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो आइए अब जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। देखेंगे कह रहा है एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय का क्या मतलब होता है? विस्मय को हम एक और चीज कह सकते हैं, आश्चर्य। क्या कह सकते हैं? आश्चर्य। आश्चर्य, आश्चर्य माने होता है विस्मय, है ना। तो आश्चर्य सूचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं? आश्चर्य दर्शाते हैं। जैसे कोई बात सुन के आपको आश्चर्य का अनुभव हो, उस वाक्यों को क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य कहेंगे। जैसे तो विस्मय का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य। देखेंगे इसकी परिभाषा में हम क्या पढ़ सकते हैं? क्या ऐसे वाक्यों में हमें क्या होता है? प्रसन्नता, अंग्रेजी में कहते हैं जॉय, शोक माने दुख, कष्ट, शारो, अंग्रेजी में शारो बोलते हैं, या आश्चर्य यानी कि सरप्राइज आदि क्या होता है? प्रकट किया जाता है। जिन वाक्यों में खुशी, दुख, सरप्राइज, ये सारी चीजें क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। ऐसे वाक्यों की कैटेगरी विस्मय सूचक वाक्य कहलाती है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, हुर्रा, हुर्रा, we have won the match। अगर यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखी हूँ, ध्यान देंगे, हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा हमेशा क्या दर्शाता है? खुशी। इसका अपना कोई अर्थ नहीं है ना। हुर्रा का अपना कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ यूजलेस वर्ड है, लेकिन इससे पता चलता है कि खुशी दर्शाई जा रही है, दुख दर्शाया जा रहा है। जैसे कुछ शब्दों का आप हिंदी में प्रयोग करते होंगे जिसका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उससे पता चल जाता है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है। जैसे आप कहें, अगर किसी के मरने की खबर सुन ले तो आप क्या कहेंगे? ओह, ये कब हो गया, कैसे हो गया? तो आप क्या कहते हैं? ओह, जो आपके मुंह से निकला वो दुख दर्शा रहा है, ये पता चल रहा है। भले ही उसका ओह का कोई अर्थ नहीं आएगा अलग से, लेकिन ये दर्शा रहा है कि आप दुख को प्रकट कर रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं दूं, अगर कहा आप सुन रहे हैं कि हाँ हम क्या है? पास हो गए, तो कहेंगे वाह हम पास हो गए। तो यहाँ वाह शब्द का कोई अपने आप में अलग से अर्थ नहीं है, लेकिन वाह ये दर्शा रहा है कि आप खुश हैं। किसी बात को सुनकर आप अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वाह बोल रहे हैं। तो वही क्या है? आपका विस्मय सूचक वाक्य की कैटेगरी में आएगा। तो जिन वाक्यों में आपको क्या दिखेगा? प्रसन्नता दर्शाएंगे आप, और दुख को दर्शाएंगे, और आश्चर्य दर्शाएंगे। इन सभी वाक्यों को क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहेंगे। हुर्रा हम मैच जीत गए, यहाँ पे क्या है? हुर्रा क्या दर्शा रहा है? जीतने की खबर पे क्या है? खुशी दर्शाएगा। तो हुर्रा हमेशा कहीं भी आएगा तो आपको समझना है कि दर्शा क्या रहा है? खुशी वाला शब्द है। इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे हटा देंगे, इसको बिल्कुल हटा देंगे हम लोग, लेकिन ये बता क्या रहा है कि ये खुशी है। आप वाक्य में खुशी प्रकट कर रहे हैं, ये हुर्रा दर्शा रहा है। एक और उदाहरण लूं, एलास आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड। फिर कुछ और लेते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। और एक उदाहरण ले लूं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। यहाँ कुछ वाक्यों को हमने लिया है और देखते हैं कि कैसे आश्चर्य को यानी विस्मय को दर्शा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए। यहाँ क्या है? ये खुशी को दर्शा रहा है, हुर्रा वर्ड। तो ये क्या है? ये खुशी को दर्शाने वाला है, यानी कि जॉय दर्शा रहा है। तो ये भी किस में आएगा? विस्मय सूचक वाक्य में आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, हमने लिया एलास आई एम रूइंड, एलास आई एम रूइंड, मैं क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो यहाँ बर्बाद होना तो खुशी तो नहीं दर्शाएगा। एलास क्या है? ये दुख दर्शाने वाला शब्द है। कहीं भी अगर आ गया एलास तो समझेंगे क्या है? दुख को दर्शा रहा है। क्या है ये? सारो। ये क्या है भाई? सारो यानी दुख को दर्शा रहा है। अगला देखिए,
व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। कह रहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितनी सुंदर तस्वीर है यह। अगर आप कह रहे हैं किसी चीज को वाह या कितना सुंदर चित्र है यह, तो क्या मतलब है, आप आश्चर्य दिखा रहे हैं कि कितना सुंदर है। तो यहाँ पे ये आश्चर्य को दर्शा रहा है, तो कहेंगे सरप्राइज है, सरप्राइज, सरप्राइज है। अगला देखिएगा, कह रहा हो हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो। यहाँ भी क्या है, आश्चर्य दर्शाया जा रहा है, ये भी है आपका सरप्राइज। तो ये कैटेगरी होती है आपके विस्मय सूचक वाक्यों के। दुख दर्शाया जाएगा, खुशी दर्शाई जाएगी और साथ ही साथ आश्चर्य दर्शाया जाएगा। तो इन वाक्यों को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। अब कुछ वर्ड को याद रखते हैं ताकि हमें पहचानने में ज्यादा आसानी हो। जैसे यहाँ हमने क्या पढ़ सीखा, हुर्रा, हुर्रा कहीं लिखा है तो विस्मय सूचक वाक्य का है, और इसका अर्थ क्या है, खुशी दर्शाने वाला है। ये भी याद रखना है, क्योंकि अभी इनडायरेक्ट बनाते टाइम इस बात का काफी मायने रखेगा कि क्या चीज खुशी दर्शा रहा है, क्या चीज दुख दर्शा रहा है। एलास कहीं आएगा तो ये जान लीजिए हमेशा सारो यानी कि दुख को दर्शाएगा। और वाटे और हाउ वाले हमेशा, अगर वाटे और हाउ आएगा तो हमेशा ये सरप्राइज यानी कि विस्मय, आश्चर्य को दर्शाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये सभी सेंटेंस को क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एक बात इसमें आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे होते हैं, मार्क लगे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हर एक एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा। यहाँ हुर्रा के बाद, यहाँ एलास के बाद, यहाँ वाक्य के अंत में। तो जब कभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड खुद ही आ गया होगा तो वहां पे तुरंत लग जाएगा। देखिए जैसे हुर्रा, एलास तुरंत लग गया है एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं आया है, खड़े वाक्य मिलके आश्चर्य दर्शा रहा है, इसलिए अंतिम में लगा। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं आया बल्कि खड़े वाक्य मिलकर के आश्चर्य दर्शा रहा है, इसलिए लास्ट में आया। तो जब कोई वर्ड ऐसा है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है वो डायरेक्ट आएगा तो उसके तुरंत बाद लग जाएगा, जैसे हुर्रा, एलास, ओह, है ना, ये सारे वर्ड। और अगर ये नहीं आएंगे, सरप्राइज वाले रहेंगे तो वाक्य के अंत में रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे, इसके नियमों को जानेंगे। कुछ शब्दों को याद आप रखिएगा, मैं नोट करा देती हूँ। कुछ शब्दों को आप याद रखिएगा, उसको मैं नोट करा देती हूँ कि कौन सा शब्द दुख, कौन सा खुशी, कौन सा आश्चर्य दर्शाएगा, क्योंकि यही नियम में आगे काम आएगा। तो आगे नोट में लिखिएगा। तो आगे हम कुछ शब्दों को नोट कराएंगे, नोट करिएगा। हुर्रा जो है, हुर्रा, ये हमेशा क्या दर्शाएगा, खुशी, खुशी। फिर और क्या नोट करना, एलास, एलास जो है ये क्या दर्शाएगा, ये दुख को दर्शाएगा, सारो, ठीक है। और क्या है, ओह, ओह क्या है, ओह भी आ सकता है, तो ओह भी क्या है, दुख दर्शाता है। ओह भी क्या है, दुख को दर्शाने वाला शब्द है। फिर क्या होगा, वाटे, वाटे या फिर हाउ, ये दोनों ही क्या दर्शाएंगे, सरप्राइज, सरप्राइज। तो इन शब्दों को ध्यान रखना है, यही शब्द मिलके आश्चर्य सूचक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य बनाते हैं। अब ये हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वाक्य जो आश्चर्य, खुशी, दुख को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में खुशी दर्शाई जाएगी वहां पे हुर्रा आया होगा, वो भी आपका क्या है, विस्मय सूचक वाक्य है। जिसमें दुख दर्शाया जाएगा उसमें एलास या ओह आएगा, वो भी क्या है, विस्मय सूचक वाक्य की ही कैटेगरी है। वाटे और हाउ से शुरू होने वाले वाक्य, इसमें वाटे और हाउ प्रश्न पूछने का काम नहीं करेंगे। यहाँ वाटे ना तो प्रश्न पूछ रहा है ना तो हाउ प्रश्न पूछ रहा है। हाउ माने कैसे नहीं है, इसका मतलब है यहाँ आश्चर्य दर्शा रहा है। ये कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितनी सुंदर तस्वीर यह है। यहाँ आश्चर्य दर्शाया जा रहा है कि कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर तस्वीर है, तो ये आश्चर्य है। तो यहाँ पे व्हाट ए हाउ जो यूज हुए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, आश्चर्य के लिए आए हैं, न कि प्रश्न पूछने के लिए। तो ये सारी कैटेगरी क्या है, विस्मय सूचक वाक्य की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको विस्मय सूचक वाक्य के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है। तो अब हम सीखेंगे
कि विस्मय सूचक वाक्यों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे इनको बदलेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मेट में देखेंगे। इसमें कुछ बातें आपको बताऊंगी। नंबर 1, आपको क्या करना होगा, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। यहाँ भी दैट से ही वाक्य जुड़ता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे। दूसरा क्या परिवर्तन होगा, दूसरा परिवर्तन ये होगा, विस्मय सूचक चिन्ह जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है को हटाकर वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसको बोलेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा के अगर फुल स्टॉप लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मय सूचक वाक्य को किसमें बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में बदल देते हैं। इसका यही तो मतलब हुआ कि विस्मय सूचक चिन्ह जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना, मतलब वाक्य का फॉर्मेट असर्टिव में कर देना। ठीक है। तीसरी बात क्या बदलेगा, तीसरी बात यह है कि पर्सन असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदलेगा, नियम के अनुसार बदलेगा। शुरुआत में जब मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ाया था पहला टाइम, वही बताया था कि ये पर्सन हर जगह काम करेगा। पर्सन का नियम एक ही बार बताऊंगी, हर वाक्यों में हर टाइप के सेंटेंस में पर्सन का नियम नहीं बदलता है, वही नियम चलता है। तो मैंने एक अलग लेक्चर में पर्सन के परिवर्तन का नियम अच्छे से समझाया है और बिल्कुल क्लियर करके बताया कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, पर्सन का टाइप में बताया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, अच्छे से उसके बदलाव के नियमों को बताया था मैंने। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने लेक्चर को अटेंड किया, नहीं किया डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको वहां से पर्सन अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ शॉर्टली मैं बता दूं तो पर्सन का नियम कहता है कि अगर आरएस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, इसमें कौन कौन आते हैं, आई, माई, वी, आवर, अस, इसमें से कोई आएगा तो ये आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन ना होकर सेकंड पर्सन का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि यू, योर, योर्स, तो कैसे बदलेगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और अगर आरएस में थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट आएगा, थर्ड पर्सन आएगा तो वो बदलता ही नहीं है। ये पर्सन का नियम होता है, ये हमने करा रखा है। अंतिम बात चौथी बात आपको क्या याद रखना है, सेड को आरएस के भाव के अनुसार बदलते हैं। और क्या याद रखना है, आरवी में जो सेड होता है उसको कैसे बदलेंगे, आरएस का सेंटेंस में जो भाव आएगा उसके हिसाब से बदलेंगे। कहने का भाव के अनुसार बदलने का क्या मतलब है, अगर खुशी दर्शाया जाएगा यानी कि हुर्रा आएगा, यहाँ पे देखेंगे सेड ही बदलेगा। सेड कब बदलेगा, खुशी का भाव होने पर, यानी कि हुर्रा जब आएगा, हुर्रा आने पर सेड किस में बदल जाएगा आपका, यही सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, यही सेड हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मैंने खुशी से चिल्लाया या खुशी से बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हुर्रा होगा अगर आरएस में, तो सेड क्या हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अथवा एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, ये भी हो जाता है। तो डिलाइट का हो उसको माने भी खुशी होता है, जॉय माने भी खुशी होता है। फिर यही सेड आपका क्या हो जाएगा, अगर दुख का भाव होगा, दुख का
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एलास रहा होगा, एलास या फिर ओह दिया होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल जाएगा। एक्सक्लेम्ड विथ सारो माने दुख के साथ बोला, है ना। तो यही सेड का परिवर्तन होगा। अगर खुशी आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट आएगा। अगर दुख होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। इसी तरह यही सेड बदल जाएगा किसमें, अगर मान लीजिए आश्चर्य हो, यानी कि वाटे या हाउ आया हो, तो क्या होगा, आश्चर्य आएगा यानी कि वाटे या हाउ आएगा तो केवल एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो केवल क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। ठीक है, खुशी आएगा तो जॉय आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दुख में एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। और अगर आश्चर्य होगा तो केवल एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेड के बदलने का नियम है। कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी, एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, इसमें नोट में रखेंगे। नोट में इनडायरेक्ट बनाते समय आर्यस में आए हुए कौन कौन से शब्द, हुर्रा, कमा एलास, कमा ओ आदि, ये नहीं लिखते हैं, इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, हुर्रा, एलास, ओ को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका अर्थ है, हम जो सेड को, इनका एक्सप्रेशन को दर्शाने में चेंज कर दिए हैं। सेड का जो हम परिवर्तन किए हैं वो इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी दर्शा देगा। जैसे हुर्रा आया होगा तो हम सेड को क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मैंने खुशी से चिल्लाया, तो हुर्रा का अर्थ इसी में आ गया। ठीक, और सारो वाला हटा देंगे, यानी कि एलास और ओ को हटा के क्या कर देंगे, सेड को जब बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, तो वहाँ दुख के साथ चिल्लाना यानी दुख के साथ बोला, तो यहाँ पे एलास का अर्थ अपने आप आ जाएगा। तो एलास, ओ, हुर्रा आदि जो शब्द है ये इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनका अर्थ सेड का जो परिवर्तन हम करेंगे उसी में आ जाएगा, तो इनको नहीं लिखते हैं। तो ये 4 बातें हैं, आपको एक नोट में लिखा है और 4 बातें ये हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। और इतना ही परिवर्तन होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। क्या है, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। पहली बात यह है कि कॉमा नोटेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, जो नई बात नहीं है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है, वाक्य को जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि असर्टिव में वाक्य को बनाएंगे इनडायरेक्ट बनाते टाइम। तीसरी बात यह है कि पर्सन का जो नियम है वो पहले की जैसे होगा। ये तीनों बातें अब तक जो मैंने बताई ये पहले भी करते आए हैं हम। चौथी बात केवल अलग है, क्या है कि सेड को हम आरएस के भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर आरएस में खुशी यानी कि हुर्रा आया है, खुशी दर्शाया जाएगा, खुशी की वजह से आश्चर्य होगा, तो क्या करेंगे, वहाँ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लगा देंगे। दूसरी बात, अगर दुख आया होगा, एलास या ओह आएगा, तो हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगा देंगे। आश्चर्य आएगा तो केवल एक्सक्लेम्ड लगा देंगे। और भी आगे कुछ वर्ड आएंगे जिसमें हम एग्जाम्पल में सीधे आपको बता देंगे। ठीक है, और तीसरी सबसे अंतिम बात जो हमने नोट कराया है, इनडायरेक्ट बनाते टाइम आरएस में आए हुए हुर्रा, एलास, ओह आदि शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते, इनको हटा देते हैं, क्योंकि इनका अर्थ पहले ही आरबी की रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेड में परिवर्तन हुआ है उसमें आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं वाक्यों को लेते हैं और उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करके अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं। और यहीं पे आज का फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो नियम हमने पढ़ा उस पर देखिए, दे रखा है डायरेक्ट में ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और ये सब के सब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही हैं। देखेंगे दिया है डायरेक्ट में, ही सेड, वह कहा, हुर्रा, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, उसने कहा कि वाह मेरा पुराना मित्र आ गया। हुर्रा मैंने खुशी से चिल्लाया, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये खुशी दर्शाने वाला शब्द है, मैंने पीछे जिक्र किया है इसका। तो यहाँ हुर्रा क्या दर्शा रहा है,
खुशी, तो हम सेड को किस में बदल देते हैं, हुर्रा के हिसाब से। खुशी का भाव आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी खुशी के साथ चिल्लाया, या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डिलाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, दैट, तो हो जाएगा दैट ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, हमने कहा हुर्रा, एलास, ओह, ब्रेवो ऐसे शब्दों को हटा देंगे, क्योंकि उसका अर्थ ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दे दिया तो उसकी जरूरत नहीं है, हुर्रा हट जाएगा। फिर हमने क्या कहा था, आगे का वाक्य असर्टिव में रहेगा, तो अब आगे देखेंगे क्या दिया, माई ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ पे माई जो दिया है, माई ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड को छोड़िए, माई कौन सा पर्सन होता है, आई, माई, वी, आवर, अस, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के हिसाब से हो जाएगा हिज। ही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माई, आई होता है तो माई है, माई दिया है तो माई के, आई से माई, ही से हिज, ठीक है, तो माई के टाइप का बनाएंगे तो ही से हिज हो जाएगा, इसलिए ही ना लिख करके हिज लिखा गया। तो हिज ओल्ड फ्रेंड, अब टेंस परिवर्तन का नियम असर्टिव का क्या होता है, वाक्य असर्टिव में रखना है तो असर्टिव का नियम फॉलो करेगा। असर्टिव में टेंस परिवर्तन का नियम कहता है, असर्टिव में टेंस परिवर्तन का नियम कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम हो जाएगा, हैड कम, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क था हट गया, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, वाक्य बन चुका है आपका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दें कि यहाँ पे कम का गो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कम का गो वही होता है जब कम फर्स्ट फॉर्म में आता है, यहाँ पे हैज के बाद कम है, मतलब थर्ड फॉर्म के लिए है, फिर वो नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, दिया है डायरेक्ट में, ही सेड, वह कहा, एलास, एलास क्या दर्शाता है, दुख को, पेन को, तो आई एम रूइंड, मैं तो बर्बाद हो गया, वह क्या कहा, मैं बर्बाद हो गया, एलास दिखा रहा है दुख को, तो अब की क्या करेंगे, ही सेड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, लग गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, एलास हट जाता है, बताया था। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो अब ही हो जाएगा, क्योंकि ये आई के रूप में है तो डायरेक्टली ही आएगा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही, टेंस परिवर्तन का नियम कहता है, टेंस परिवर्तन का नियम कहता है कि प्रेजेंट का पार्ट पास्ट में चला जाता है सीधे सीधे, तो आई के साथ एम लगा तो ही के साथ पास्ट में क्या लगेगा, वाज, ही वाज रूइंड, ही वाज रूइंड, फुल स्टॉप हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, राम सेड टू मी व्हाट ए फूल आई एम, राम ने मुझसे कहा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, यहाँ आश्चर्य दर्शाया जा रहा है, आश्चर्य वाला है, अगर आपको ध्यान हो तो व्हाट ए और हाउ आश्चर्य को दर्शाते हैं, तो मैंने क्या बताया था, राम सेड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड यहाँ ऑब्जेक्ट भी है तो मी लगा देंगे, दैट, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया। अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे, हमने बताया था वे शब्द जो आश्चर्य दर्शाते हैं, आश्चर्य को दर्शाते हैं, उनको हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम, तो यहाँ व्हाट ए तो हट जाएगा, फिर क्या लगेगा, पहले हमारा असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आई है, तो आई कैसे बदलेगा, आई आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है राम, तो राम एक बार यूज हो चुका है, इसका प्रोनाउन आएगा तो ही हो जाएगा, ही। अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा, तो ही वाज ग्रेट फूल, है ना, ग्रेट फूल, यानी वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मूर्ख है ना। व्हाट ए फूल आई एम, क्या कितना मूर्ख हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा,
लेकिन यहाँ वाटे हट जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट कहा ओह माय ओल्ड फ्रेंड इज डेड, मेरा पुराना मित्र मर गया। यहाँ क्या है, किसी की मरने की बात कही जा रही है, मतलब क्या है, दुख वाली बात तो है ना। और दुख वाली बात जब है तो यहाँ क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ, अब आप जॉय नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, सारो, सारो, कॉमा नोटेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा। ओह, हुर्रा, एलास, वाटे, हाउ हटा देते हैं, हट गया। फिर माई ओल्ड फ्रेंड, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आरबी के सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट अगर वाक्य में एक बार इस वाक्य में प्रयोग हो चुका है तो इसका प्रोनाउन आएगा हिज, हिज ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, इज का क्या हो जाएगा, वाज होगा, वाज डेड, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले वाक्य पे पढ़ते हैं, दिया है ही सेड टू अस, वह हमसे कहा, ब्रेवो, बहादुर, यू हैव वेल डन, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही। अब यहाँ पे ब्रेवो आ जाता है, ब्रेवो शब्द छूट गया था पीछे। ब्रेवो का क्या होता है, ब्रेवो माने बहादुर, किसी की तारीफ किया जाना, तो उसको कहते हैं अप्लाउडेड, अप्लाउडेड हो जाएगा। तो ही अप्लाउडेड अस दैट, ब्रेवो हट जाएगा, आगे का वाक्य जोड़ देंगे, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, और सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट अस है, तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वी, वी हैव का क्या हो जाएगा, टेंस परिवर्तन का नियम कहता है ये प्रेजेंट में है तो पास्ट के इसी पार्ट में जाएगा, तो वी हैड, अब क्या होगा, डन वेल होगा, वेल डन नहीं, डन वेल, ठीक है, क्योंकि हम असर्टिव बना रहे हैं तो डन वेल हो जाएगा। वाक्य यहाँ पूरा हो गया। कुछ और वाक्यों को लेंगे और आपकी प्रैक्टिस करा देंगे थोड़ा सा और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर पूरा खत्म हो चुका होगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ऐसा विश्वास रखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर पूरी तरह से इस चैप्टर को बाय बाय बोलेंगे। देखिएगा, दिया डायरेक्ट में द बॉय सेड, लड़के ने कहा, ओह वी हैव वन द मैच, वो हम तो मैच जीत गए। मैंने ओह आपको दुख वाले में बताया था आपको, राइट, तो ओह दुख और खुशी दोनों में आ जाता है, डिपेंड करता है आगे का वाक्य क्या लिखा है। यहाँ जीत की बात हो रही है तो खुशी के लिए आया है। अगर आपको यहाँ पे आगे का वाक्य बताता है कि कोई बुरी घटना है तो फिर ओह दुख के लिए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चूंकि मैच को जीता है यानी खुशी की बात है, तो यहाँ सेड को क्या करेंगे, द बॉय सेड को कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, डिलाइट, कॉमा नोटेड कॉमा हटा करके दैट, दैट ओह हट जाता है और फिर आगे का वाक्य असर्टिव में होता है तो आगे क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन, कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आरवी के, तो द बॉय थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा, ही तो ही नहीं होगा क्योंकि वी है ना, तो वी के हिसाब से अगर थर्ड पर्सन है तो अकेले तो मैच जीता नहीं होगा लड़का, अकेले तो खेल नहीं सकता, तो यहाँ दे हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा अर्थ को भी ध्यान में रख के काम करेंगे। होना तो ही चाहिए था लेकिन लड़का अकेले मैच थोड़ी ना जीता होगा, उसकी कोई टीम रही होगी, तो दे लिखेंगे, दे हैव वन द मैच, हैव वन द मैच माने वे मैच जीत चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसका परिवर्तन कहाँ होगा, परिवर्तन होकर ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो दे हैड हो जाएगा, दे हैड वन द मैच, द मैच, राइट। ये हो गया इसका सही इनडायरेक्ट कन्वर्जन। अगले में बढ़िया दिया है डायरेक्ट में मंजू सेड, मंजू बोली, क्या बोली, हाउ क्लेवर आई है, मैं कितनी चालाक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आश्चर्य को दर्शा रहा है, आश्चर्य दर्शाता है तो हाउ और वाटे रहता है, और यहाँ पे क्या करेंगे
दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, हमने क्या कहा था हाउ व्हाट, कुछ भी हो हट जाएगा। वाक्य असर्टिव में होगा तो आगे क्या है आई, आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट, कैसे बदलेगा आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है मंजू, मंजू एक बार प्रयोग हो गया है वाक्य में तो इसका प्रोनाउन यानी कि सी आएगा, सी। अब कह रहे मैं कितनी चालाक हूँ तो हम लोग उसको बताएंगे कि मंजू क्या की, मंजू बोली कि वह कितनी चालाक है, तो वह कितनी चालाक थी, राइट। तो सी was very clever, very clever, फुल स्टॉप। was क्यों होगा, टेंस परिवर्तन का नियम कहता है कि प्रेजेंट वाले पास्ट में चले जाते हैं। अगला देखिए दिया है द गर्ल सेड व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, लड़की ने कहा कितना सुंदर फूल है यह, तो व्हाट ए आया आश्चर्य दर्शा रहा है, क्या करेंगे द गर्ल सेड क्या हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट, और फिर क्या होगा, फिर आगे व्हाट ए हाउ सब हट जाता है तो वाक्य को असर्टिव में रखना है तो यहाँ पे कर्ता कौन है फ्लावर है, तो फ्लावर थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट फ्लावर इज वेरी नाइस। अब फ्लावर इज का क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लावर was very nice, राइट, फुल स्टॉप। तो ये हो गया इसका करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। एक और दिया है he said, वह कहा how dangerous it is, यह कितनी खतरनाक है, यह कितना खतरनाक है, राइट। तो ये वाला भी आश्चर्य को दर्शा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है इसका आंसर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके आप मुझे आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, सही आंसर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की आखिरी क्लास थी जिसके अंदर हमने पूरा कवर करा दिया आपके 5 टाइप के सेंटेंसेस को बारी बारी से पूरा लास्ट तक कवर करा दिया। लास्ट वाला ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था जिसे आज हमने कंप्लीट कराया। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पूरा होता है और आप तसल्ली से बस इतना ही रिवाइज करिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करना होगा, आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पूरा ये चैप्टर आपने कवर किया होगा, नहीं भी किए हैं कुछ लेक्चर छूट गए हैं तो आगे कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आगे भी अवेलेबल रहेगी, इसको हटाई नहीं जाएगी, तो आप जब चाहे कवर कर सकते हैं, एग्जाम तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, इसके पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर को हम शुरू करेंगे, ग्रामर के साथ में बुक को भी शुरुआत करेंगे, बुक की भी आगे। तो बिल्कुल आप चैनल के साथ बने रहिएगा, और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर हमारा ये चैनल है टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल नाम से विजिट करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज ये वीडियो जो है ये लेक्चर इस पूरे चैप्टर की आखिरी लेक्चर है। तो जरूर कमेंट करिए कि पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कुछ डाउट रह गए हैं तो आप उसको मेंशन करिएगा, हम उस पर भी एक अलग लेक्चर ले आके आपके सारे डाउट्स को उस लेक्चर में कवर करा देंगे। तो आप अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे यूं ही बने रहिएगा, आपके हर एक टॉपिक पे हम हर चैप्टर को पूरा कराएंगे, इसी तरह जैसे इस चैप्टर को हमने कवर कराया है, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा है। इतना पूरा आप अगर करके एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट में रहेंगे, कुछ भी आपने नहीं छोड़ा है यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में। जो भी 17-18 लेक्चर है, थोड़ा शॉर्ट में भी कुछ रहे, कुछ लॉन्ग में रहे हैं, लेकिन कंप्लीट है, एनफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन इसका रिवीजन आप जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।